नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 7 जो कि है अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 3 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। किसी यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाती है। अर्थात किसी भी यौगिक में किसी तत्व पर उपस्थित धनावेश अथवा ऋणावेश की संख्या ही उसकी ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाती है, जिसे इस नियम के आधार पर किया जाता है कि सह संयोजक आबंधन में इलेक्ट्रॉन युग्ल केवल अधिक वैद्युत ऋणी तत्व से संबद्ध होना चाहिए। तो ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने के लिए किसी भी तत्व को अपने से अधिक वैद्युत ऋणी तत्व से संबद्ध होना आवश्यक होता है, क्योंकि जब एक समान वैद्युत ऋणी तत्व आपस में यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के यौगिकों में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। इसीलिए ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करने के लिए तत्वों की वैद्युत ऋणात्मकता में अंतर का होना आवश्यक होता है। ऑक्सीकरण संख्या की गणना के निम्नलिखित नियम हैं, जिनमें से पहला नियम है तत्वों में स्वतंत्र या असंयुक्त दशा में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। उदाहरण के तौर पर H2, O2, Cl2, P4, एसेट, Na, Mg तथा Al में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या समान रूप से शून्य है, क्योंकि ये सभी इस अवस्था में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। दूसरा नियम है केवल एक परमाणु वाले आयनों में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस आयन में स्थित आवेश का मान होता है। उदाहरण के तौर पर सोडियम पर एक धनावेशित आयन होता है, इसलिए Na पॉजिटिव आयन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। इसी प्रकार Mg2 पॉजिटिव आयन की ऑक्सीकरण संख्या +2 एवं Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन की ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी। तीसरा नियम है अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। यानी कि अधिकांश यौगिक में हम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या को -2 लेते हैं। हमें दो प्रकार के अपवाद मिलते हैं, जैसे पेरोक्साइड H2O2 और NO2O2 में ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। यानी कि जितने भी पेरोक्साइड होंगे उनमें ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। इसके अतिरिक्त सुपर ऑक्साइड जैसे KO2, RbO2 में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के लिए ऑक्सीकरण संख्या -1/2 निर्धारित की गई है। यानी कि सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 निर्धारित की गई है। दूसरा अपवाद बहुत दुर्लभ है, जिसमें ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी OH2 तथा डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी O2F2 जैसे यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +2 तथा +1 है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1, सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2, जबकि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 एवं डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। फोर्थ नियम है
हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है केवल उस दशा को छोड़कर जहां धातुएं इससे द्विअंगी यौगिक बनाती है। केवल दो तत्वों वाले यौगिक, उदाहरण के लिए LiH, NaH तथा CH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। इसके अतिरिक्त अन्य जगह हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। पांचवा नियम है, सभी यौगिकों में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। यौगिकों में हैलाइड आयनों के अन्य हैलोजनों जैसे Cl, Br तथा I की ऑक्सीकरण संख्या भी -1 है। क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन जब ऑक्सीजन से संयोजित होते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक हो जाती है। इसका कारण ये है कि ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता इन सभी हैलोजनों से अधिक होती है। इसी कारण ऑक्सीजन यहाँ पर ऋणात्मक, जबकि अन्य हैलोजन यहाँ पर धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सी अम्लों तथा ऑक्सी एनायनों में। 6 नियम है, यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकारक संख्याओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बहुपरमाणविक आयनों में इसके सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग उस आयन के आवेश के बराबर होता है। अगर कोई यौगिक है जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है तो इस प्रकार के यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। परंतु अगर कोई बहुपरमाणविक आयन है जिसके ऊपर आवेश है तो इस प्रकार के आयनों में सभी तत्वों या सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस आयन के आवेश के बराबर होता है। अब हम वर्ग 1, 2, 13, 14, 15, 16 एवं 17 के तत्वों को देखते हैं और उनकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या क्या प्रदर्शित करते हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। तो वर्ग पहला का तत्व है सोडियम और NaCl में इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। वर्ग 2 का तत्व है मैग्नीशियम और MgSO4 में Mg की अधिकतम जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +2 होती है। इसके अतिरिक्त वर्ग 13 का तत्व है एल्यूमिनियम और AlF3 में एल्यूमिनियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। इसके अतिरिक्त वर्ग 14 का एक तत्व है सिलिकॉन और SiCl4 में Si की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है। इसके अतिरिक्त वर्ग 15 में तत्व फास्फोरस और P4O10 में P की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +5 है। इसी प्रकार वर्ग 16 का एक तत्व है सल्फर और SF6 में इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 है। इसके अतिरिक्त वर्ग 17 का एक तत्व है Cl और HClO4 में Cl की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। जर्मन रसायनज्ञ अल्फ्रेड स्ट्रॉक के अनुसार यौगिकों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्याक में कोष्ठक में लिखा जाता है तो इसे स्टॉक संकेतन कहा जाता है। यानी कि किसी भी यौगिक में अगर धातु को लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या को ब्रैकेट में लिखा जाता है, कोष्ठक में लिखा जाता है, तो इस प्रकार के संकेतन को ही हम कहते हैं स्टॉक संकेतन। इस प्रकार औरस क्लोराइड तथा ऑरिक क्लोराइड को Au और ब्रैकेट में कोष्ठक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 और Cl, इसके अतिरिक्त Au ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 को रोमन में Cl3 लिखा जाता है और इसी प्रकार के संकेतन को हम कहते हैं स्टॉक संकेतन। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 7.3 देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है कि स्टॉक संकेतन का उपयोग करते हुए निम्नलिखित यौगिकों को निरूपित कीजिए। यहाँ पर अलग अलग यौगिकों को प्रदर्शित किया गया है जिसमें है HAuCl4 जिसमें Au की ऑक्सीकरण संख्या 3, Ti
F2O में Ti की ऑक्सीकरण संख्या 1, FeO में Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2, Fe2O3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या 3, Cui में Cu की ऑक्सीकरण संख्या 1, Cuo में Cu की ऑक्सीकरण संख्या 2, MnO में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 2, जबकि Mn2O में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 4 होती है। अब हम समझते हैं कि ये ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निर्धारित की गई है, किस प्रकार से ज्ञात की गई है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर Fe2O3 को लेते हैं। तो यहाँ पर हमने Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है उसको हम यहाँ पर x ले लेते हैं। तो 2 Fe यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2x हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, तो यहाँ पर प्लस का साइन बीच में आ जाएगा और 3 2 जा -6 हो जाएगा। और इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 2x - 6 = 0। तो 2x 6 के इक्वल आ जाएगा और x 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 आ जाएगा। और इस प्रकार Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 3 प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से सभी यौगिकों में हमने तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात किया है। और इन ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के बाद इन तत्वों को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि HAU और कोष्टक में इनकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं। तो इस प्रकार के जो संकेतन है इन्हीं को कहा जाता है स्टॉक संकेतन। तो इस प्रकार HAuCl4 का स्टॉक संकेतन हो जाएगा HAU, रोमन में ऑक्सीकरण संख्या 3Cl4। इसी प्रकार Ti2O का Ti2 रोमन में इसकी ऑक्सीकरण संख्या AO, और इसी प्रकार अन्य तत्वों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब हम समझते हैं ऑक्सीकरण संख्या के विचार का प्रयोग ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकारक अपचायक तथा अपचयोपचय अभिक्रियाओं को परिभाषित करने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, यानी कि अगर किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि उस तत्व का वहां पर ऑक्सीकरण हुआ है। और यदि किसी पदार्थ में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में ह्रास होता है तो हम कह सकते हैं कि उस तत्व का वहां पर अपचयन हुआ है। अब हम समझते हैं ऑक्सीकारक। वह अभिकारक जो दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करे ऑक्सीकारक अथवा ऑक्सीडेंट कहलाता है। जबकि अपचायक क्या होता है? वह अभिकारक जो दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी करता है, इन्हें अपचायक अथवा रिडक्टेंट भी कहते हैं। तो जो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करेगा वह ऑक्सीकारक, और जो ऑक्सीकरण संख्या में कमी करेगा वह अपचायक अथवा रिडक्टेंट कहलाता है। अब हम एनसीईआरटी का एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण 7.4, जिसमें पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अभिक्रिया अपचयोपचय अभिक्रिया है। और अभिक्रिया यहाँ पर दी है 2Cu2O + Cu2S, और ये मिलकर बना रहे हैं 6Cu + SO2। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया में हम सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या को लिखने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि Cu की ऑक्सीकरण संख्या +1 से 0, यानी कि Cu2O का यहाँ पर अपचयन हुआ है। जबकि दूसरी ओर Cu2S में S की ऑक्सीकरण संख्या -2 से +4 है, अतः हम कह सकते हैं Cu2S का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। क्योंकि इस अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ संपन्न हो रही है, अतः हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया एक अपचयोपचय अभिक्रिया यानी रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसके अतिरिक्त इसमें पूछा गया है कि उन स्पीशीज की पहचान कीजिए जो ऑक्सीकृत तथा अपचयित हो रही है, जो ऑक्सीडेंट तथा रिडक्टेंट की तरह कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर Cu2O में Cu की ऑक्सीकरण संख्या +1 से 0 है, यानी कि Cu2O का यहाँ पर अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। जबकि Cu2S में S की ऑक्सीकरण संख्या -2 से +4,
यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो हम कह सकते हैं Cu2s का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। अब Cu2O की वजह से Cu2s में S की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः Cu2O अभिकारक को हम यहाँ पर ऑक्सीडेंट कहेंगे। जबकि Cu2s अभिकारक की वजह से Cu की ऑक्सीकरण संख्या +1 से 0 अथवा Cu की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, अतः Cu2s को हम यहाँ पर रिडक्टेंट कहेंगे। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को हम यहाँ पर पहचानेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपचयोपचय अभिक्रियाओं के प्रारूप को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।